रीड करें बेटा। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को क्या डिफाइन करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो भी किसकी टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में। सो याद करो बेटा आपके पास रिलेशन था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। सो अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग कितना लिखते थे? E is equal to माइनस ऑफ dv by dr। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो ये नेगेटिव साइन जो हुआ करता था ये क्या इंडिकेट करता था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। भाई अगर आप लोग यहां से dr को शिफ्ट करें तो आप लिख पाएंगे dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ edr, और आप कर दें दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ EDR ये बनेगा। अब आप क्या करना, लेफ्ट साइड तो इंटीग्रेट करके लिख दो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा? V। राइट साइड नेगेटिव को करो बाहर, ठीक है, इंटीग्रल एज इट इज रखो। और अब ध्यान से पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एंड याद करते हैं क्लास 11 का कंसेप्ट, वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ वेक्टर, dot product and the cross product. Cross product is for what kind of quantities? जो रिजल्ट हमें क्या दे? वेक्टर। और अगर हमें रिजल्ट स्केलर चाहिए तो कैसा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। भाई हमारा रिजल्ट कैसा है? स्केलर। इसका मतलब can be written as the dot product of two vectors। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो भाई नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल एज इट इज, एंड EDR विल बी रिटन एज E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आया समझ? इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? दैट इट इज द नेगेटिव line integral of electric field intensity। देखो ध्यान से भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इस तरीके से आप लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो किसकी टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। आया समझ या नहीं? पक्का क्लियर है सभी को? श्योर। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आओ बेटा और ध्यान से पढ़ो सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया? What would be the amount of work done in moving a charge Q from point A to point B on the circumference of a circle? तो हम लोगों ने क्या बना लिया यहाँ पर, एक सर्कल से सेंटर और रेडियस कितना ले लेते हैं? R। और हम लोगों को एक चार्ज है Q से एट पॉइंट A और इसे मूव करा करके हमें एक दूसरी लोकेशन B पर लेकर के आना है, ठीक है। एंड इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, और सेंटर पर हमारे पास क्या रखा हुआ है? एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। देखो समझना कंसेप्ट को ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास उसने कहा होगा एक शेल है,
अभी शेल नहीं बोला, उसने क्या बोला? सर्कल, एक सर्कमफ्रेंस। ठीक है गुप्ता जी, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में उसने क्या होगा? शेल। हमें पता है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट, तो वो क्या बन जाता? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और हमने पढ़ा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना रहता है? 0। तो कोई गड़बड़ लोचा ही नहीं होता, हम सीधा आंसर कर देते। भाई शेल है तो शेल क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना रहता है? 0। वर्क डन यहाँ भी 0 आएगा, बट रीजन थोड़े अलग तरीके से आएगा। कैसे? समझो। जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल बनेगा। एंड व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हम लिखते हैं V इज इक्वल टू K इंटू चार्ज बाय, और ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैंने लिखा पॉइंट ए पर पोटेंशियल अपने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो कितना? K Q बाय R। और बेटा बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपने लिखा पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा? सेम। कितना बनेगा बेटा? K Q बाय R। इसे कर लेते हैं सेकंड और इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सुनो ध्यान से और कोशिश करनी है सबको। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने चैप्टर जब पढ़ा तो चैप्टर के स्टार्टिंग का कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से आते थे, और फिर था पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 1 पॉइंट टू, साफ नजर आ रहा है कि भाई फ्रॉम 1 पॉइंट टू, तो मतलब कौन सा कंसेप्ट चलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन in order to move the charge from A to B will be written as BB minus, याद करो अगर चार्ज 1 से 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1। अगर चार्ज x से y जा रहा है तो y माइनस, अगर चार्ज A से B जा रहा है B माइनस। और अगर आप बेटा इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो तो दोनों पोटेंशियल बराबर आ गए। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहां पर वैल्यू जब रखी जाएगी K Q बाय R माइनस K Q बाय, so your work done will becomes how much? 0। आया समझ? क्लियर हुआ अच्छे से कैसे करना है? गड़बड़ तो नहीं होगी? पक्की बात। सेम सिनेरियो, ठीक, मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से मिला, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q0, ठीक है, और यहां चार्ज है कैपिटल Q, और आप लोगों को इस चार्ज को B से डायगोनल अपोजिट कॉर्नर पे मूव कराना है। B से कहां लाना है? D। तो पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा? वर्क डन फ्रॉम B टू D कितना होगा? देखो सेम कंसेप्ट जाएगा वहां पे। अगर आप ध्यान से देखें, सेंटर से ये डिस्टेंस और सेंटर से ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब Q0 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा B पॉइंट पर, ठीक, और Q0 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा D पॉइंट पर, वो दोनों ही क्या रहेंगे बेटा? इक्वल बन जाएंगे। सेम कंसेप्ट आ गया। इसका मतलब यहां पर भी वर्क डन कितना होगा? तो तुम्हें कंसेप्ट पर फोकस करना है। अब वो फिगर बदल दी, ठीक है, सिचुएशन थोड़ी अलग तरीके से दे दी, तो वो नहीं कि कंफ्यूज हो गया यार ये कैसे करें। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के चलो अच्छे तरीके से, हो जाएंगे प्रॉब्लम, गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें, पक्का। अब इसी सिचुएशन में मान लो वो ऐसा भी कर सकता है, ये सरकमफ्रेंस, चार्ज यहां पर है Q, ये रहा सेंटर पॉइंट O, और यहां चार्ज है तुम्हारा प्लस Q। तुम चार्ज को A से यहां लाए B, और फिर तुम कहां गए? C। तो वर्क डन कितना होगा? अभी भी बाबू वर्क डन कितना रहेगा? रीजन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन एंड वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड, वो इस इंटरमीडिएट पॉइंट पर डिपेंड। पॉइंट ए पर जितना पोटेंशियल होगा पॉइंट सी पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा? तो वर्क डन कितना बन जाएगा? तो क्यों नहीं आंसर कर पा रहे हो तुम लोग? कंसेप्ट क्यों नहीं समझ रहे ढंग से? आई बात समझ? चीजें क्लियर हुई अच्छे से? श्योर? सो डजंट मैटर कि यही मिले, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। हो जाएगा अच्छे से? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट बार आप क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे बेटा सभी। अब टू हाँ सुनो ध्यान से। इफ इट इज अ स्फेरिकल शेल, अगेन आपको दिमाग लगाना है बेटा, बहुत ध्यान से सोचो। अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है, सुनेंगे बेटा सभी, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, और हमने सीखा था ना कि पोटेंशियल क्या होगा। मतलब अगर यहां पोटेंशियल सरफेस पे इस पॉइंट, अरे भाई नाराज क्यों हो रहा है? सरफेस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। सेंटर पे भी कितना होगा? 5 वोल्ट। इस पॉइंट पे भी कितना होगा? इस पॉइंट पे भी कितना होगा? इस पॉइंट पे भी कितना होगा? तो क्या बन गई है? इक्वी पोटेंशियल। वर्तन क्या रहेगा? अब ये बताओ, जब हमने संडे क्लास करा था पोटेंशियल वाले कंसेप्ट, जो पहली क्लास करी थी, और जब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये चीज सीखी थी ना, E is equal to minus dV by electric field 0, तो minus dV by dr will be 0, so that dV will be 0। मतलब पोटेंशियल क्या होगा? जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होगा, एंड उतना ही हर एक पॉइंट पर होगा जो कि उस शेल के अंदर है। अगर सरफेस से बाहर गए तो बदलेगा, सरफेस पर हो, सेंटर पर हो, और सेंटर से दूर और सरफेस के अंदर कहीं पर भी हो, तब भी पोटेंशियल तुम्हारा क्या रहेगा? सेम। मतलब वो सारा का सारा इक्वी पोटेंशियल रीजन है, तो वहां पर कितना रहने वाला? चार्ज कितना होगा अंदर? चार्ज अंदर होता है, चार्ज तो सरफेस पे रहेगा। हाँ। इसको आप बोल सकते हैं स्फेरिकल शेल की तरह एक्ट कर रहा है। एक चीज सोचो, एक सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, सर्कल एक शेल की तरह एक्ट कर सकता है। चार्ज नहीं राजे, दोनों चीजें अलग हुई। एक तो है प्लेन, एक थाली। एक थाली भिगोने की तरह एक्ट कर सकती है, दोनों अलग। भले हम लोग नंबर ऑफ चपाती बना के कपड़े में पैक करके उसको भिगोने में रख लें, बट वो भिगोना थाली को नहीं बन जाएगा। थाली तो थाली है, प्लेन, एंड भिगोना इज व्हाट इज इट? सिमेट्रिकल रीजन। तो शेल और सर्कमफ्रेंस, दैट सर्कल, दोनों अलग अलग हैं। अभी यहाँ आप किस तरीके से सेम करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें भी आंसर 0 आ रहा है और इसमें भी आंसर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी तरह काम कर रहा नहीं। क्यों नहीं? यहां पर इक्वी पोटेंशियल क्यों बना? क्योंकि सेंटर पे जो चार्ज था उसकी वजह से पोटेंशियल सेम है। और शेल इक्वी पोटेंशियल क्यों बना? क्योंकि शेल के अंदर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस वजह से वो इक्वी पोटेंशियल बनता है। तो दोनों चीजें बहुत अलग। अब देखो होगा क्या, एग्जाम में इसी तरीके से होता है, हमें लगता है कि हम आंसर ठीक कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि आंसर हमारे हिसाब से ठीक हो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्वेश्चन की अप्रोच के हिसाब से ठीक होना चाहिए, समझे? अब मेरे हिसाब से तो मैं ये सोच के चलूं कि आज रात को भाई साहब मेरा डिनर प्लान है दीपू का पादुकोण के साथ, अब मुझे तो मेरी टीवी के अंदर ही दीपू का पादुकोण नजर आएगी ना, गलत तो नहीं कहा भाई, बट दोनों बहुत अलग नजर आएगी। वो मेरी अप्रोच है, बट सेम तो नहीं है, हाँ या ना?
इसी तरीके से मैं यहां पर शेल को और सरकमफ्रेंस को जीरो वर्क डन होने की वजह से, दोनों में जीरो वर्क डन होने की वजह से सेम, और ये भी नहीं कह सकते कि दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। और देखो आंसर इसमें इसी तरीके, अब मान लो जैसे जल्दबाजी में कई बार होता है हमारे साथ, हमें पॉइंट याद रहा कि यार पोटेंशियल सेम होने की वजह से आंसर जीरो बना था, ये क्वेश्चन फंस गया रीजन असर्शन में। हाँ अब सोचो, रीजन असर्शन में तुमने कंसेप्ट जाना था शेल वाला और तुमने उस आंसर को अप्रोच कैसे करा, सरकमफ्रेंस वाले से, तो तुम्हारे रीजन असर्शन के जो ऑप्शन है वो गलत मैच कर दी। और मान लो तुम्हारा आंसर जाना था सरकमफ्रेंस वाला और तुमने मैच कर दिया, तो भी तुम्हारा क्या होगा, तो आंसर गलत सिर्फ छोटे से मिसकंसेप्शन की वजह से, हमें नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, जो कैटेगरी क्वेश्चन है, जैसे हमने ये वाला देखा, ये वाला देखा, तो इनको सिर्फ देखना नहीं है, जब हम मल्टीपल टाइम्स एक चीज को अप्रोच कर लेंगे ना, मल्टीपल टाइम एक चीज को अपने हाथों से निकाल लेंगे, तो वो सिर्फ हमारे जहन में बस नहीं जाएगी, वो चीज हमें समझ भी आ जाएगी और वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, पूरा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे राहुल, मुझे याद आ गया, राहुल ने लास्ट में अपना क्वेश्चन पेपर दिखाया कि सर ये क्वेश्चन कैसे होता है, मैंने जब राहुल को आंसर और ये तो आता था, बट द पॉइंट इज पेपर में तो नहीं करके आए ना तुम, पेपर में तो गलत कर दिया, बाद में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो चीज आती थी, इज देयर ऑफ एनी यूज, क्या वो उस मोमेंट पे हमारे किसी काम की है? अगर आती थी, आती है, so express it in a very proper manner in the answer sheet, ठीक है ना। बाद में बाहर आकर के हम ये सोच रहे हैं अरे यार ये तो बहुत इजी था, ये तो मैं कर सकता था, भाई नहीं, जिस समय करना था हमें उस समय करनी है, उसके बाद रिग्रेट करने से हमारे को कोई फायदा नहीं है। आज बात समझ गए? तो इसी बात पे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक बार सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्योंकि फिगर नहीं है, अपने आप प्लॉट करनी पड़ेगी हमें, सोचो। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से बेटा, मैंने ये दो प्लेट्स ले ली है, एक पॉजिटिव और एक, सो दैट दे आर क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जिससे कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या जनरेट हो गई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। हम लोग एक चार्ज को इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप में मूव करा रहे हैं, से द चार्ज इज q एंड वी आर मूविंग इट फ्रॉम a b c d और वापस a पर ले आए। तो उसने पूछा कि ऐसा करने के लिए वर्क डन कितना होगा, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? सो वर्क डन कितना होगा, 0। व्हाट्स द रीजन, रीजन क्या है, लेट्स सी। ये पॉजिटिव प्लेट है, रूम की ये वाली वॉल पॉजिटिव प्लेट और ये वाली वॉल नेगेटिव प्लेट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। ये रहा अपना चार्ज, इस चार्ज को हम लोग ऐसे क्लोज पाथ में मूव करा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्लोज पाथ में मूव कौन करा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बना, दैट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव की वजह से वर्क डन ओवर द कंप्लीट पाथ कितना होता है। अब यहां इक्विपोटेंशियल वाला रीजन नहीं, पर आंसर वही है, रीजन बिल्कुल अलग चल रहा है, हाँ है ना भाई। देखो ध्यान से, चार्ज जब मूव करेगा किस वजह से मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स कर रही है। अच्छा, मतलब फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव, it does not depends on the nature of the path, and over a complete cycle the work done is always, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर 0, रीजन डालना पड़ेगा, ठीक है, कि क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कंप्लीट साइकिल पे वर्क डन कितना होता है, 0। समझ आया? सो वर्क डन 0 क्यों, क्योंकि वर्क इज डन बाय electrostatic force, and electrostatic force is
कैसा फोर्स बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। एंड कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज। समझ आया या? पक्का क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल है बाबू। पढ़ा तुमने? भाई एक इलेक्ट्रॉन है, आराम से बैठा हुआ अपनी जगह, ठीक है? तुम लोगों को इसे दौड़ाना है। कैसे दौड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा, एक्सेलरेट करेगा। हमने पढ़ा ना, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू eq, सो ma इक्वल eq, सो a इक्वल एक्सेलरेट कर जाएगा किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, आया ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस मतलब एक पॉजिटिव एक बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक। इसका मतलब जब हम किसी सर्किट में बैटरी जोड़ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं इसका मतलब वहां कौन काम करने लगेगी? इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट। पॉइंट समझ में आया है नहीं? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर तुम्हें चार्ज को दौड़ाना है तो तुम उसे डराओगे नहीं, आंखें नहीं दिखाओगे कि भाग। तुम क्या दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे। तुम क्या दोगे? पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। समझ आई बात? अब सोचो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भागा। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी या घटी? पहले रेस्ट पे था, अब भाग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? गेन। और कंसेप्ट कहता है कि अगर काइनेटिक बढ़ी तो पोटेंशियल आया ना। अब ये पोटेंशियल वाला पकड़ना है, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा W इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड एज। आ गया बेटा? आ गया नहीं? अब इसी को पोटेंशियल एनर्जी को लिख लेता हूं U, इसको मैंने ऐसे कर दिया K Q1 बाय R एंड Q, एंड K Q1 बाय R कैन बी रिटन एज V पोटेंशियल, और दूसरे वाला चार्ज मैंने एज इट इज रख लिया। अब ये पोटेंशियल तुमने दिया किसे? इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब इस Q2 की जगह तुम क्या रखोगे? E। याद करो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एलिमेंट्री चार्ज। अगर प्रोटॉन है E, इलेक्ट्रॉन है E। नेचर अगर प्रोटॉन है प्लस E और इलेक्ट्रॉन है माइनस E। करते थे ना? अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो Q2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? E। कंसेप्ट मैंने बता दिया, एग्जाम में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगाओगे। आज से गांठ बांध लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्जेस की बात हो रही है तो अपन लोग ये लगाएंगे, ठीक है? और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में बात कर रहा है तो सीधा चुपचाप क्या लिखो? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या लिख लिया? E। प्रोटॉन होगा तो भी तुम क्या लिख लेना? E। मान लो अल्फा है तो अल्फा का चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो तुम कितना लिखोगे? 2e। तो दैट डिपेंड्स कि वो एक्सेलरेट किसे करा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को कराएगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखो, प्रोटॉन को कराएगा प्रोटॉन का रखो, अल्फा को कराएगा अल्फा को रखो, न्यूट्रॉन को कराएगा न्यूट्रॉन को रखो। व्हाट्स द पॉइंट? कि पोटेंशियल एनर्जी को दो तरीकों से लिखना है। पहला पेयर ऑफ चार्ज की टर्म्स में, सो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में, सो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। समझ आई बात? क्लियर हुआ? सो अब सीधा सा कंसेप्ट लगाया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक का क्या हुआ और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या हुआ? काइनेटिक का गेन कितना? हाफ mv स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी सिखा दी,
कितना लिखो ईवी। उसने वेलोसिटी की डिमांड करी है, तो वेलोसिटी स्क्वायर विल बी 2ev बाय, सो v विल बी अंडर रूट 2ev बाय m। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, समझ आया? तो एमसीक्यू में है क्वेश्चन। अब एमसीक्यू में जब तुम पहले वैसे पूरा सॉल्व करने बैठ गए तो टाइम खराब होगा, तो वेलोसिटी ध्यान रखना, वेलोसिटी निकालनी है चार्ज की। अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट करा, तो व्हाट्स द फॉर्मूला? वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 2 चार्ज इनटू मास, सॉरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास। अब ई मत करना, रट जाओगे फिर ई में, ठीक है? सो 2 इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इलेक्ट्रॉन रख देंगे, अल्फा का चार्ज है अल्फा, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या। कर सकते हो अच्छे से या नहीं? पक्का हो जाएगा सबका? श्योर? अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 5। फिर इकट्ठा छापेंगे बेटा इसको। फरमान क्वेश्चन रीड करते मेरे लिए बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्या है? डाइपोल है, इस तरीके से बना लिया, और डाइपोल की कौन सी लाइन? भाई ऊपर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ऊपर भी और नीचे। उसने आपसे कहा कि आप लोग इस इक्वेटोरियल लाइन पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो, जरूरी नहीं है आप यहां ले आओ नीचे ले जाओ, बट इसी लाइन पर। तो आपको क्या पता करना है? आंसर फिर से कितना, बट क्यों? कौन सी लाइन है? तो पोटेंशियल एट ए कितना, पोटेंशियल एट बी कितना, एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कर रहे हो। चार्ज को मूव कराने के लिए ए से बी क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी बी कितना 0, वी ए कितना, इस वजह से वर्क डन आया समझ? तो देखो पीछे जब स्टार्टिंग से अभी तक जो क्वेश्चन देखे सबके 0-0 आंसर्स बन रहे हैं, बट हर किसी 0 का अपना एक अलग रीजन जा रहा है। समझ आई बात? कर सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं इसमें? डाउट क्लियर है? श्योर? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हम लोगों से? पढ़ो सब लोग ध्यान से भाई। पढ़ा सबने? टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। क्वेश्चन में क्या बने कि भाई सेंटर पर पोटेंशियल कितना है? 0। अब दूसरी चीज फिगर मैंने सामने रेडी कर दिया आपके पास। अब आप लोग ये सोचो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा? Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी, Q3 की वजह से भी, और Q पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, कैसा सम, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो नेगेटिव है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट द सेंटर को क्या रखोगे? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q3 एंड पोटेंशियल ड्यू टू, एंड अलजेब्रिक सम इज 0। क्या करा दास बाबू? पढ़ाई में ध्यान लगाओ, गंदी बात नहीं करते। KQ1 बाय R प्लस KQ2 बाय R प्लस KQ3 बाय R एंड प्लस KQ4 बाय R, और अलजेब्रिक सम कितना? KQ बाय R वो कॉमन आएगा, कॉमन निकाल के राइट साइड भेजोगे 0 जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इज 0। व्हाट इज Q1 बोलो? 3 माइक्रो कूलम, Q2
4 माइक्रोकूलम, Q3 7 माइक्रोकूलम एंड Q4 पता करना है, सॉल्व आउट करा, Q4 कितना आ गया, देखो फिर आंसर क्या आ रहा है, बट रीजन बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब ध्यान रखना। ये अभी जो क्वेश्चन अप्रोच चल रही है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू, रीजन असर्शन, ये वो अप्रोच है आपका। ठीक है, यहां तक हो जाएगा सबका, छापना शुरू करो पहले, कंप्लीट करो बेटा जल्दी से।